आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और यहाँ जो है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग की बात की जाएगी। इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। वहाँ एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। एपीएस के लिए मानक प्रणाली से शॉर्ट हैंड क्लास सीखना चाहते हैं जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पूरा बना हुआ है। टेस्ट सीरीज आर के लिए चली रही है तो वो भी देख सकते हैं। और मोटिवेशन की वीडियो देखने हैं आपको आर से, वो भी देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो चलिए फिलहाल इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा मौर्योत्तर काल वाला, और उस पर क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए गए हैं, तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग की बात की जाएगी। गुप्त वंश ने लगभग कितने 275 से 555 ईसा तक शासन किया। मतलब 275 ईस्वी चालू होता है और 550 ईस्वी तक लगभग 250 साल के करीब ये लोग शासन करते हैं। ठीक, इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त के द्वारा जो है सबसे पहले इस वंश की स्थापना की जाती है। पहले संस्थापक यही होते हैं, पहले महाराज यही होते हैं। किंतु अगर देखा जाए गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसके सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। और इनकी जो महत्ता सूचित करने के लिए पूर्वजों के विपरीत इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक, अपने पूर्वजों के विपरीत इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक, गुप्त संवत की शुरुआत भी चंद्रगुप्त प्रथम के समय होती है और इसकी आरंभिक तिथि 319 ईस्वी है। अगर गुप्त संवत की बात की जाए तो 319 ईस्वी है। ठीक, याद रखिएगा, जरूरी है याद रखना। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था। अब बहुत लोग कहते हैं भाई समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। और कौन सी रचना थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ अभिलेख, उसी से समुद्रगुप्त के बारे में सूचना मिलती है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्राहिक हरिशेन ने, जो संधि विग्राहिक थे हरिशेन, उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो हरिशेन के द्वारा जो है लिखा गया इस पे, और इसमें जो है समुद्रगुप्त की बढ़िया प्रशंसा की गई है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं। कौन कौन से हैं? संधि विग्राहिक, खाद्य टपाकिक, कुमारामात्य तथा महादंडनायक। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित है। मतलब किसने ये जो है आपका स्तंभ बनवाया था? तो अशोक ने प्रयाग प्रशस्ति निर्माण करवाया था, और यह जो है कौशाम्बी में है, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवा दिया था। पहले कौशाम्बी में था, मूलतः कौशाम्बी में ही था, लेकिन इसे अकबर जो है इलाहाबाद ले आते हैं, यहाँ जो है स्थापित करवा देते हैं। इस स्तंभ पर जहांगीर के आदेश भी हैं और बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता है, 375 से 415 ईस्वी का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो थे 375 से 415 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। एक अन्य नाम इनका देवगुप्त भी मिलता है। इसका प्रमाण साची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का या विक्रमादित्य इनका जो नाम है, एक उपाधि है, तो इनका जो साक्ष्य मिलता है, इनके बारे में जानकारी मिलती है, वो साची स्तूप और वाकाटक अभिलेख से मिलती है। इनके अन्य नाम देवराज थे और देवश्री थे। ठीक, मेहरौली लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना करवाई थी। जो विष्णुपद पर्वत है उस पर विष्णुध्वज की स्थापना इन्होंने करवाई थी। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लोह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है, और इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, और जिसका समीकरण गुप्तवंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से मिलता जुलता है। लगभग यही माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ऊपर ही जो है ये वर्णन किया गया है। कुतुब मीनार के बगल मेहरौली लोह स्तंभ है, उसी में सब जानकारी मिलती है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शकों को हराया था, शकों का उन्मूलन किया था। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा जो थे रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया था। ठीक, जो राजा रुद्र सिंह तृतीय थे ना, उनको चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था और 5वीं सदी के प्रथम दशक में ही
5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर दिया और जो है उनका उन्मूलन कर दिया। अब 5वीं सदी समझते हैं ना, देखिए सदी क्या होता है, जैसे आपकी क्या चल रही है, 21वीं सदी चल रही है, 2000 के ऊपर है तो 21वीं सदी, 2000 से 2099 तक। इसी तरह 400 के ऊपर जो है, ठीक 400 से 500 के 499 तक ये आपका 5वीं सदी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त किया था, ठीक 400 से 410 के बीच में इन्हें परास्त किया था, ये याद रखिएगा। और शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि सकार भी है, मतलब शकों को हराया इन्होंने, इसीलिए इन्हें सकार भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे, ठीक क्या चलाए थे, चांदी के सिक्के। जब शकों का उन्मूलन करते हैं, ठीक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराते हैं, तो फिर ये चांदी के सिक्के चलाते हैं। चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रुपयक कहा जाता था, रूपक कहा जाता था, ठीक रूपक कहा जाता था, और यही धीरे धीरे नाम परिवर्तित होता गया। फिर जो आपके शेर शाह आते हैं तो वहाँ से रुपया चलने लगता है, और जो है चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, रूपक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फहियान ने भी की है। इनके 9 रत्नों की प्रसिद्धि सार्वकालिक रही है। 9 रत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक थे धन्वंतरी। जो नंबर 1 पे थे ना, वो महाकवि कालिदास थे भाई। इन्होंने बहुत सारी अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक, और 10 कुमार चरितम, ये सारी किताबें लिखी हैं। और अगले क्रम पर कौन है, आपके धन्वंतरी हैं। ये सबसे बड़े जो है उस समय के चिकित्सक थे। तीसरे खगोल विज्ञानी है वारामिहिर। चौथे कोषकार जिसे लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है, ठीक, डिक्शनरी निर्माणकर्ता अमर सिंह हैं, ठीक। 5वें थे वास्तुकार शंकु वास्तुकार थे। 6वें रत्न फलित ज्योतिषी छपड़क थे। अब पूछ लें कि छपड़क किसके जो है दरबारी का वो थे, 9 रत्न थे, तो आप क्या बताएंगे, दरबारी 9 रत्न किसके थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या शंकु पूछ ले, तो ये सब अब कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी तरीके से पहले से एडवांस में होकर चलिए, तभी आप प्लस पॉइंट में रहेंगे। इसी प्रकार 7वें विद्वान व्याकरणज्ञ वर रुचि थे, और 8वें जादूगर थे कौन, बैताल भट्ट, और 9वें रत्नकार थे घटकरपर। तो जो आपके 9वें रत्नकार थे घटकरपर, जो कि एक कूटनीतिज्ञ थे। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय, लगभग इनका टाइम पीरियड 415 से 455 ईस्वी तक था, और जो है मतलब ये काफ़ी समय तक शासन करते हैं, के हिसाब से देखा जाए 40 साल के करीब शासन करते हैं। और जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, ये उनके सबसे बड़े सुपुत्र थे, और इनके समय के गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं कुमारगुप्त के, और जिनकी संख्या लगभग 18 है। 18 गुप्तकालीन अभिलेख भी प्राप्त होते हैं इनके समय के। बिलसड अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त हुई है। जो बिलसड अभिलेख है वो कुमारगुप्त प्रथम तक के गुप्तों की वंशावली प्राप्त हुई है। बंगाल के 3 स्थानों से कुमारगुप्तकालीन ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ये हैं धनदेह ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र और बेग्राम ताम्रपत्र। ये 3 ताम्रपत्र कुमारगुप्तकालीन जो है ताम्रपत्र हैं। कुमारगुप्त की स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। मुद्राओं पर उसकी उपाधियां कौन कौन सी हैं, महेंद्र द्वितीय हैं, श्री महेंद्र हैं, महेंद्र सिंह हैं, अश्वमेध महेंद्र हैं। तो इतने इनके नाम जो हैं मिलते हैं उन मुद्राओं पर अंकित। अब स्कंदगुप्त की बात करें तो जब कुमारगुप्त चले जाते हैं भाई, तो स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ये लगभग 455 से 467 ईस्वी तक लगभग 22 साल का इनका शासन पीरियड रहता है। स्वर्ण सिक्कों के मुख भाग पर इनके धनुष बाढ़ लिए हुए राजा की आकृति तथा पृष्ठभाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ त्रिस्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ध्वज तथा उसकी उपाधि क्रमादित्य अंकित है, और भीतरी स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त के बारे में पता चलता है। पुष्यमित्र और होड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन भी मिलता है। तो भीतरी स्तंभ लेंगे, उसमें पुष्यमित्र शुंग के साथ इनका जो युद्ध हुआ था उसका भी वर्णन मिलता है, और होड़ों के साथ जो है इनका जो युद्ध हुआ वो भी वर्णन मिलता है। होड़ों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, ठीक, तथा स्कंदगुप्त के हाथों में बुरी तरह पराजित होते हैं। होड़ लोग जो आक्रमण करते हैं ना स्कंदगुप्त के ऊपर, सबसे पहले भारत पर आक्रमण होड़ों का हुआ है तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ है, लेकिन स्कंदगुप्त इन्हें बहुत पीटते हैं और इन्हें भगा देते हैं।
ईसा की तीसरी सदी में जब हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर अधिक निर्भर हो गया। ठीक, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर ज़्यादा निर्भर होने लगा। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। ठीक, जो दूसरा हूण आक्रमण हुआ उसका हूण नेता कौन था? तोरमाड़ था। तो मध्य भारत के एरड़ नामक स्थान से जो वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका एक लेख मिला है। मध्य भारत में एक जगह एरड़, तो एरड़ में वाराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका एक लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि जो धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। तो धन्य विष्णु क्या था? उसका सामंत था। मिहिरकुल जो था हूण शासक तोरमाड़ का पुत्र था। मिहिरकुल कौन था? हूण शासक जो आपके तोरमाड़ हैं इनका कौन था? पुत्र था और उत्तराधिकारी था। मिहिरकुल अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी शासक था, बहुत ज़्यादा क्रूर था। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य ने लगभग 528 ईस्वी या कुछ स्त्रोतों के अनुसार 495 ईस्वी में तत्पश्चात मालो नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिरकुल को बुरी तरह पराजित किया गया। देखिए, नरसिंह गुप्त बालादित्य ने भी पराजित किया और कुछ समय के बाद मालो नरेश थे यशोधर्मन, उन्होंने भी इसे पराजित किया। ये बहुत क्रूर शासक था मिहिरकुल। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार एवं साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत की बात करें, देखिए पूरब है, पश्चिम है, इधर गुजरात, राजस्थान, ठीक, ये आपके पश्चिमी भारत के से। तो पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृग कच्छ भड़ोच था, जहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता है। मतलब श्रेणियाँ जो थी उनके सदस्य होते थे, कुछ श्रेणियाँ होती थी उनके सदस्य होते थे और वो श्रेणियाँ उन पर अधिकार करती थी, उन पर वेतन देती थी, उनको जो है मानकों का निर्धारण करती थी। जो भी व्यापार होता था तो ये सारी चीज़ें थी। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख राजा होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियाँ अपने नियम स्वयं बनाती थी। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक, गुजरात है, बंगाल है, दक्कन मतलब दक्षिण तमिलनाडु, ये सब वस्त्र उत्पादन के लिए उस समय प्रसिद्ध थे। वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। अगर पूछ लें क्वेश्चन में गुप्त काल का प्रमुख उद्योग कौन सा था, तो वस्त्र उद्योग था। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो ताम्रलिप्ति, भृगकच्छ, अरिकामेडु, कोवरीपत्तनम, मुजीरिम, प्रतिष्ठान, सोपारा, बारबोरिकम, ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपके बंदरगाह थे। आयुर्वेद एवं चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक एवं सुश्रुत से मिलती है। ठीक, आयुर्वेद अगर देखा जाए तो भैया बहुत चरम सीमा पर था उस समय। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित भी थे। ठीक, धन्वंतरी। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की। पूछा जाता है लीलावती ग्रंथ किसने लिखा है, तो आपके भास्कराचार्य जी ने लिखा है। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा है, भास्कराचार्य जी ने। क्या थे ये? खगोलज्ञ थे, गणितज्ञ थे। इन ग्रंथों में गणित एवं खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में ज्या, ठीक, साइन, कोज्या, कोसाइन और उत्कृष्ट मतलब इनवर्स साइन के सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। 5वीं शती है। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय में इनका उल्लेख है। ठीक, 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, और ये सारी चीज़ें पहले ही आ चुकी थी। बाद में अंग्रेज लोग इसका कॉपी पेस्ट सब लेकर जाते हैं, कॉपी पेन यहाँ से वहाँ पढ़ते लिखते हैं, उस पर अपना निकालते हैं और बस कहते हैं हमने किया हमने किया। ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं उन्होंने बहुत चीज़ें की हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता उन्होंने नहीं किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कॉपीराइट करवा ली हैं जो कि अपने यहाँ की थी। तो ये सारी चीज़ें। समुद्रगुप्त की कुल 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएँ हमें प्राप्त हुई हैं। गरुड़, धनुर्धारी, चंद्रगुप्त प्रथम प्रकार, चक्र प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ, व्याघ्रहनन, बीड़ावादन, ये 8 तरह की स्वर्ण मुद्राएं समुद्रगुप्त की प्राप्त हुई हैं। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट है,
जितना भी ब्लैक से लिखा है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ये आप याद रखेंगे। चीनी यात्री फहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। जो दैनिक लेनी देनी करते थे ना, मतलब खरीदना बेचना, तो कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त शासक के सिक्के उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, बंगाल, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर बयाना है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो मिले हैं राजस्थान के भरतपुर बयाना से मिले हैं। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। ठीक, जो भी चांदी के सिक्के थे वो रूपक कहलाते थे, और सोने के दिनार। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए। ठीक, गुप्त शासकों में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम जो है सिक्के जारी किए थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरड़ से प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किस अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, तो एरड़ अभिलेख से मिलता है। और यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। जो गोपराज नामक सेनापति थे, उनके स्त्री जो थी, पत्नी थी, उनके सती होने का उल्लेख मिलता है एरड़ अभिलेख से। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? हूण आक्रमण एक तो बहुत होते थे। ठीक, प्रशासन का सबसे पहला हूण आक्रमण कब हुआ? स्कंदगुप्त के समय हुआ। प्रशासन का सामंतीय ढांचा आदि। ठीक, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हो गया। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। ठीक, जो पाटलिपुत्र नगर था वो जब ह्वेनसांग आए तब तक वो गांव बन गया था। सोचिए, पतन होता रहा धीरे धीरे। मथुरा जैसा प्रमुख नगर एवं कुम्हार, सोनपुरा, सोहगोरा उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में हास के ही प्रमाण मिलते हैं। हास मतलब होता है धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। देखिए, गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है? देखिए, जो चरक, सुश्रुत, इतने बड़े बड़े जो है चिकित्सक हुए और कालिदास जैसे लेखक हुए, तो इसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। अजंता की 3 गुफाएं थी, 16वीं, 17वीं, 19वीं गुप्तकालीन मानी जाती हैं। इसमें 16वीं तथा 17वीं गुफाएं बिहार तथा 19वीं गुफा चैत्य थी। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। जो गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान दिए हैं। और गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। जो भी राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उनको अपनी जो भी भूमि होती थी उसका एक भाग राजा को देना पड़ता था। और जो सामान्यतः षष्ठांश होता था, मतलब जैसे 6 किलो पैदा हुआ तो भाई 1 किलो राजा को दे दो, 12 किलो पैदा हुआ 2 किलो दे दो। षष्ठांश समझते हैं, यही होता है। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। जो भूमि कर है उसे क्या कहते हैं? उद्रंग और भाग कर। प्रायः सभी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग ही रहती है। जितने भी धर्मशास्त्र होते हैं उसमें प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा जाता। जो सिंचाई कर लिया जाता था प्राचीन भारत में, उसे विदक भागम या उदक भाग कहा जाता था। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। मतलब नगद कर जो लिया जाता था वो आपका कब लिया जाता था? हिरण जो है मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। डायरेक्ट टैक्स जिसे कहते हैं। ठीक, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कोसे शब्द का प्रयोग करते थे। 3री शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल क्या था? जो आपके लोहे और यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। तो कोसे रेशम को कहते थे, याद रखिएगा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में, जो भी संस्कृत नाटक लिखे गए हैं, उसमें स्त्री और शूद्र प्राकृतिक भाषा बोलते थे, जबकि जो उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। जितने भी नाटक लिखे गए हैं। शूद्रक कृत जो है मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। तो शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी है, ये एक नाटक की रचना है। तो इसमें सारी चीज़ें गुप्तकालीन की शासन व्यवस्था, नगर जीवन के बारे में सामग्री मिलती है। इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री
वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। जो एक चारुदत्त नाम का ब्राह्मण है सार्थवाह और एक गणिका की पुत्री है वसंत सेना की प्रेम गाथा दी गई है आपकी। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, ठीक, राजा वाला सिस्टम चलता था। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशीय शासक अपनी देवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। जैसे मौर्य शासकों के विपरीत थे ये लोग, ये गुप्त वंशीय शासक अपनी देवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था, ठीक, केंद्रीकृत नहीं था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था, ठीक। गुप्त राजा जो थे अनेक छोटे छोटे राजा होते थे, उनका मेन राजा होता था, हेड होता था, ठीक। जैसे आपके योगी जी बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान उधर बैठे हैं, उधर केजरीवाल, उधर वो सब जो है तमाम लोग बैठे हैं और मेन हेड बैठे हैं मोदी जी। तो ये वाला सिस्टम होता था गुप्त काल में, ये समझिए। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्र में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान ही आया है, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। शतरंज का अगर पूछें उत्पत्ति कहाँ हुई तो भाई भारत में हुई। भारत से यह ईरान पहुंचा, ईरान से यूरोप पहुंचा। कब हुई? गुप्त काल में हुई बस। प्रवरसेन प्रथम 275 से 335 ईस्वी वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की है, ठीक। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी करवाए। और इसी वंश के शासक थे प्रवरसेन द्वितीय, जिनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी साहित्य में और उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है, ठीक। सांख्य दर्शन जो है किसने दिया? कपिल मुनि ने दिया है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। जो महर्षि पतंजलि हैं वो योग दर्शन के प्रतिष्ठापक हैं। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबंध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है, ठीक। नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति तत्व चिंतामणि से हुआ है एवं इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के न्यायिक वासुदेव सार्वभौम, दिधीतिकार रघुनाथ शिरोमणि तथा मथुरा नाथ जगदीश एवं गदाधर भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध हैं, ठीक। देखिए, भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी है या भौतिकवादी विचारधारा? भौतिकवादी समझते हैं भैया, जब तक रहो आराम से खाओ पियो मौज करो, खूब उधार ले लो, खूब व्यवहार करो, खूब उड़ाओ पैसे, क्योंकि जाने के बाद कुछ होना नहीं, ठीक। कोई जो है पुनर्जन्म वगैरह नहीं होता, इनका मानना ये था। इस दर्शन का आदर्श क्या है? यावत जीवित सुखम जीवित दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृता। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, उधार लेकर घी पीजिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया था और जिन्हें अच्छपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है, ठीक। और न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ जो है गौतम कृत है, न्याय सूत्र, और इसे गौतम मुनि ने लिखा है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इससे पूर्व मीमांसा कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया था। मीमांसा के प्रखर एवं उद्भट आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है, ठीक। तो कुमारिल भट्ट थे, ठीक। मीमांसा के प्रखर एवं उद्भट आचार्य थे। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य बताता है, ठीक। वेद क्या है? शाश्वत सत्य है, मीमांसा दर्शन का कहना है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्म कांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड पर भी विचार किया गया है। जो आपका पूर्व मीमांसा उसमें वेद के कर्म, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक भाई। जो पूर्व मीमांसा है वो वेद के कर्म कांड को महान बताता है, जबकि उत्तर मीमांसा जो है वेद के ज्ञान कांड को जो है मेन इम्पोर्टेंट बताता है।
मीमांसा और वेदांत न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। ये सब क्या है? आस्तिक दर्शन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सांख्य दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन है कि नास्तिक है? तो भैया आस्तिक है। योग दर्शन आस्तिक है। न्याय दर्शन आस्तिक, वैशेषिक आस्तिक, पूर्व मीमांसा आस्तिक दर्शन, वेदांत ये भी आस्तिक, षड दर्शन ये भी आस्तिक दर्शन। इनके प्रणेता क्रमशः कौन थे? आपके कपिल मुनि सांख्य दर्शन के, पतंजलि योग दर्शन के, न्याय दर्शन के गौतम मुनि हैं, ठीक, वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं, ठीक। उत्तर मीमांसा को षड दर्शन भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है और वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का अंत, वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। वेदांत दर्शन के कौन से 3 आधार हैं भाई? उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भगवत गीता है। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है? तो इसके उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। कई सूक्ष्म वेदों के आधार पर इसके कई उपसंप्रदायों में इसके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है और मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, ठीक। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों, अन्य 2 सूर्यवंश और अग्निवंश में से एक था। जो क्षत्रिय वंश के 3 मूल वंश हैं उसमें सूर्यवंश है, अग्निवंश है और चंद्रवंश। चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी सवारन ने प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान जो झूसी या इलाहाबाद का क्षेत्र, वहाँ में राजधानी स्थापित की है। तो कहने का मतलब जब त्रेता युग था तो मूल स्थान इनका क्या था? प्रयाग था, लेकिन द्वापर युग में इलाहाबाद हो गया। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है प्रतिहार वंश है। अग्निकुल के कौन है मेन? प्रतिहार वंश के। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुर्जर जाति का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में हुआ है और बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। जो बाणभट्ट का हर्षचरित है उसमें भी गुर्जरों को उल्लेख मिलेगा। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी। तो इनके जो प्रथम संस्थापक है नागभट्ट प्रथम है। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने किसने? नागभट्ट प्रथम ने, जो कि आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं, मलेच्छ शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था। जो संभवतः सिंध का अरब शासक था, उसे मलिच्छ कहा जाता था। कहते हैं मलिच्छ हो तुम एकदम से, तो वही वाला मलिच्छ। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा की थी। किसने? आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम संस्थापक कह सकते हो। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी और इन्होंने मान्यखेट को अपनी राजधानी भी बनाया था। दंती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। राष्ट्रकूट राजा थे अमोघवर्ष प्रथम, ठीक। इनका जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इनके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौटे थे। मोखरी गुप्तों के सामंत थे। मोखरी क्या थे? गुप्तों के सामंत थे, जो गुप्त थे आपके, जो मूलतः गया के निवासी थे। मोखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी और इस वंश का प्रमुख शासक हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, ग्रहवर्मा, जितने भी वर्मा है सब मोखरी वंश के थे। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कलहड़ कृति राजतरंगिणी से भी मिलती हैं। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे, ठीक। मतलब दोनों लोग जो है आपके एक साथ बैठते थे गद्दी पे। और हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्म एवं संप्रदाय के आचार्यों की विशाल सभा बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने
देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। और इस सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ह्वेन सांग ने की थी, जो कि एक चीनी यात्री था। तो हर्षवर्धन के समय कौन आता है? हर्षवर्धन के समय आता है आपका ह्वेन सांग, और चंद्रगुप्त के समय आता है फहियान। बस इतना याद रखना। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया जाता था। तो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किसके समय होता था? आपके हर्षवर्धन के समय होता था। हर्षवर्धन को दूसरा अशोक भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ह्वेन सांग स्वयं छठे समारोह में उपस्थित था और इसमें 18 देश के राजा सम्मिलित हुए थे। हर्ष की विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया, मतलब अवश्य होना था। फलतः नर्मदा के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर दिया। और पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति में ह्वेन सांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। ह्वेन सांग ने भी लिखा कि हाँ भाई पुलकेशिन द्वितीय जीता था, ठीक। और जो आपका पुलकेशिन द्वितीय का एहोल प्रशस्ति अभिलेख है उससे भी पता चलता है। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना जो थी वो चीनी यात्री ह्वेन सांग के भारत आगमन की है। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन, जो चीन से भारतवर्ष के लिए 629 में प्रस्थान किया था। तांग शासक की राजधानी चंगन से वो आया था। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखी है जिसे सियोकी कहा जाता है। इसने भीनमाल की यात्रा की थी और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ह्वेन सांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। ह्वेन सांग के अनुसार सड़कों पर आवागमन पूर्णतया सुरक्षित नहीं था, ठीक। कोई भी लूटपाट कर सकता था। अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि, जल, विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं भी ली जाती थी। और उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। ह्वेन सांग चीन के तांग वंगी शासक ताई सुंग का समकालीन तथा इसी राज्य का नागरिक था, ठीक। तो कहने का मतलब जो मार्ग थे, घाट थे, बिक्री, सब पे जो है कर लगाते थे। 637 ईस्वी में ह्वेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। देखिए ह्वेन सांग के अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी जो है वो आपके रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेन सांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ का व्यापार ही था, ठीक। बाढ़ में थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया गया। जो थानेश्वर नगरी है उसे अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि और व्यापारियों की लाल भूमि कहा गया। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे महोदया, महोदयाश्री आदि नामों से भी जाना जाता है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर प्रतिहार, पाल बंगाल में थे, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच दक्षिण में थे, त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहार, जो गुर्जर प्रतिहार होते हैं, सफलता प्राप्त होती है और चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का उसने निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर के भारत आया, सुमात्रा होते हुए फिर चीन वापस लौटा। सोचिए कितना संघर्ष किया बेचारे ने। प्राचीन काल के चीनी अभिलेखों ने भारत का उल्लेख इंतु तथा थियानतु नाम से किया है। जो चीनी लेखक थे वो भारत को क्या कहते थे? इंतु थियानथु, कैसे कैसे नाम। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा 1193 ईस्वी में नष्ट किया गया। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। विक्रमशिला, मतलब यहीं से बौद्ध धर्म के हिसाब से पतन की ओर एकदम खत्म हो गया, पतन ही हो गया। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की थी। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है तो बंगाल के जो पाल शासक थे धर्मपाल ने की थी इसकी स्थापना। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव कलाडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के छोटे गांव कलाडी में
उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है, अद्वैतवाद भी कहा जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ वर्तमान में हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा कराओ तो वही। इनका विवरण इस प्रकार है। श्रृंगेरी कर्नाटक जो कि आपके दक्षिण में है, द्वारका गुजरात आपके पश्चिम में है, पुरी उड़ीसा आपके पूर्व में, और ज्योतिर्मठ जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में। देखिए ये आपका पूरब है, तो पूरब में आपका क्या पड़ता है, पूरब में आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र पड़ेगा, पुरी उड़ीसा में पड़ेगा, द्वारका गुजरात में पड़ता है, श्रृंगेरी कर्नाटक में दक्षिण में, और ज्योतिर्मठ या जोशीमठ जो है आपके उत्तराखंड में पड़ेगा। 4 धाम में अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं, जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। तो सारी चीज़ें पढ़ने वाली, याद करने वाली, जो चीज़ आती हैं वो ठीक है, नहीं आती लिख लीजिए, लिख करके रिवाइज करिए बढ़िया से। क्वेश्चन आंसर करते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ आपको आपके मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।